हाय एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है पीएम जनधन योजना। ये न्यूज़ में भी रिसेंटली 28 अगस्त को था। इसके ऊपर एक आर्टिकल आई थी कि इसने 9 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। इसके पहले भी टाइम टू टाइम बहुत सारे आर्टिकल्स आते रहे हैं पीआईबी में, जिसमें कि कुछ दूसरे टाइप्स के अपडेट दिए जाते हैं। जैसे कि जब सब्सटेंशियल नंबर ऑफ अकाउंट्स ऐड होते हैं इस स्कीम में, तो इसके ऊपर अपडेट आती रहती है। ठीक है, तो अभी के आर्टिकल में हम देख लेते हैं कि क्या था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि 28 अगस्त को ये आर्टिकल पोस्ट हुई है पीआईबी में। ठीक है, इसके हेडिंग्स में भी जो सब हेडिंग्स हैं इसके, उसमें आपको बहुत सारे फैक्ट्स मिलेंगे। तो हम एक एक करके देखेंगे बाद में। इस हेडिंग पे वापस से आते हैं, लेकिन उसके पहले हमें ये देखना रहेगा कि इसके बेसिक फीचर्स क्या हैं। उसके पहले ये लॉन्च कब हुआ था, कौन सी मिनिस्ट्री इसको इम्प्लीमेंट करती है, एंड इसके अलावा हमें इसके की फीचर्स देखने हैं। फिर बाद में हम लास्ट में फैक्ट्स देखेंगे कि अभी रिसेंट डेटा इसके ऊपर क्या है। ठीक है, तो अगर हम लॉन्च ईयर की बात करें तो ये स्कीम लॉन्च हुई थी 2014 में। ठीक है, मंथ था अगस्त। तो आपको मंथ और डेट याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना याद रखना कि 2014 में ये लॉन्च हुआ था। अगर हम नोडल मिनिस्ट्री की बात करें तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। यहाँ पे एजेंसी का रोल उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ एजेंसीज हैं जिसके के बारे में आपको जानना है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन कोई एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसको हम बोल सकते हो कि ये इस स्कीम की नोडल एजेंसी है। ओके, तो इसको फिलहाल हम छोड़ते हैं। अब आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स पे। तो इसके 3 बेसिक टेनेट्स हैं। टेनेट्स का मतलब होता है वो स्ट्रॉन्ग पिलर्स जिसपे कि कोई भी स्कीम उसके अराउंड घूमती है, रिवॉल्व करती है। तो जो इसका सबसे पहला था वो था बैंकिंग द अनबैंक्ड। बैंकिंग द अनबैंक्ड। अब इसका मतलब क्या हो गया? 2014 के पहले खास करके रूरल एरियाज में बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स थे जिनके पास खुद का बैंक अकाउंट नहीं था। और बात सिर्फ यहाँ पे इंडिविजुअल्स की नहीं है, कई सारी फैमिलीज थी जिसके कि किसी भी मेंबर के पास अपना बैंक अकाउंट नहीं था। तो बैंक अकाउंट होने से क्या फ़र्क पड़ता है? सबसे पहला कि जो हमारा फिनेंशियल सेक्टर है, ठीक है, वहाँ से हर इंडिविजुअल को लिंक करने का काम, या बोल सकते हो कि इसमें बहुत हद तक रोल होता है अकाउंट्स का। क्योंकि अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो फिर आप बाकी के फिनेंशियल सर्विसेज को भी अवेल नहीं कर पाओगे। जैसे मान लो स्टॉक मार्केट है, तो जो आप डीमैट अकाउंट यूज़ कर रहे हैं उसमें भी मनी जो आप डिपॉजिट करोगे एंड जिसको यूज़ करके कोई भी स्टॉक परचेज करोगे, तो उसके लिए भी आपको बैंक अकाउंट चाहिए। वहाँ पे आप कैश में नहीं कर सकते अब। ठीक है, किसी को म्यूचुअल फंड लेना है तो उसके लिए भी फिर जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हो सकता है पेटीएम हो, जीरोधा हो, अगेन पहले आपको पैसे उसमें डिपॉजिट करने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप बात करो पेंशन की, उसके बाद इंश्योरेंस की, तो ये कई सारे ऐसे सर्विसेज हैं जो बिना बैंक अकाउंट के नहीं हो सकते। ठीक है, इसके अलावा ये भी इंडिकेट करता है कि शायद ऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत कम लोग हैं, क्योंकि उनको फिर बैंक अकाउंट की नीड ही नहीं पड़ी होगी। वरना अगर आप ऐसे देखो तो किसी भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में जहाँ पे सैलरी आती है तो वो आपके बैंक अकाउंट में ही आती है, राइट। तो बैंक अकाउंट ना होने के बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं, एंड गवर्नमेंट के लिए भी ये एक तरह का हेडेक है। क्योंकि अगर बैंक अकाउंट नहीं है लोगों के पास, तो जो सरकारी ऐसे बेनिफिट्स हैं उसको पहुंचाने के लिए फिर लोकल लेवल पे बहुत सारे ऑफिसेज की हेल्प लेनी पड़ती है। एंड ये इकलौता कारण नहीं है, बट करप्शन का रूट कॉज एक ये भी है कि सरकार को बहुत हद तक लोकल पीपल पे, लोकल ऑफिसर्स पे, लोकल एम्प्लॉयज़ पे, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होकर रहना पड़ता था, सो दैट ये सारे बेनिफिट्स उन लोगों तक डिसबर्स किए जा सके। ठीक है, करप्शन को दूर करने का एक बहुत अच्छा टूल होता, एंड उस समय गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अगर हम जितने भी ऐसे लोग हैं जो अभी तक अनबैंक्ड हैं, अगर हम उनके नाम पे अकाउंट खोल दें एंड उनको इस बारे में अच्छे से समझाया जाए कि आपको कैसे यूज़ करना है, तो गवर्नमेंट की बहुत बड़ी हेडेक वहाँ पे ख़त्म हो जाती। एज इन कि वहाँ से फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का वहाँ पे इंट्रोडक्शन होता। एंड ये जो बीच के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या फिर कोई दूसरी भी एजेंसीज़ हों, तो उनका फिर रोल वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उनका रोल बस इतना होता है कि किसी भी स्कीम के बेनिफिशरीज़ के लिस्ट में जो लोगों के नाम होंगे बस उनको ऐड करना रहेगा। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट डायरेक्टली ये सारे बेनिफिट्स या ये सारे इंसेंटिव्स
वो डायरेक्टली प्रोवाइड कर सकती है उनको, लोगों को। ठीक है, तो बैंक अकाउंट होने के बहुत फ़ायदे हैं। आपको मैंने बहुत बेसिक लेवल पे समझाया है कि बैंक अकाउंट की वजह से क्या क्या हो सकता है। नो डाउट जो एक बहुत बड़ा फीचर है वो ये है कि लोन अवेल करना काफ़ी आसान हो जाता है। नाबार्ड में जैसे एक क्वेश्चन भी आया था 2 साल पहले कि कैसे जो प्राइवेट लेंडर्स हैं, ठीक है, वो कैसे रूरल एरियाज़ के लोगों को मैनिपुलेट करते हैं और वो कैसे बहुत हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं किसी भी लोन के लिए, राइट। तो अगर इन सारे लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ दिया जाए तो इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये होगा कि उनको कम रेट पे इंटरेस्ट मिला करेगा, जिसको कि वो अपने बहुत सारे काम में यूज़ कर सकते हैं, वो चाहे बिजनेस लोन हो, वो चाहे पर्सनल लोन हो, ठीक है, या फिर किसी भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए वो अगर लोन लेना चाह रहे हैं तो नो डाउट इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड है अलग से। लेकिन बैंक भी एक इसका अच्छा टूल हो सकता था, जो बैंक से लोन मिलते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहला बैंकिंग दी अनबैंक्ड, ये इसका पहला टेनेट था। उसके बाद सिक्योरिंग दी अनसिक्योर्ड। अब आपको पता है कि जब भी हम बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी की, ठीक है, फिनेंशियल पर्सपेक्टिव से, तो उसमें पेंशन और इंश्योरेंस ये दो बहुत इंस्ट्रूमेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि बिना इंश्योरेंस एंड पेंशन के आप बहुत रॉबस्ट सोशल सिक्योरिटी सिस्टम इमेजिन नहीं कर सकते। ये सिक्योरिटी इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब जैसे जो पेंशन का कॉन्सेप्ट होता है पूरा का पूरा, वो ये है कि जब आपकी वर्किंग एज ओवर हो जाती है तब आपके पास कुछ डिपॉजिट्स रहें जो आपने कर रखे हैं ड्यूरिंग योर वर्किंग पीरियड। ठीक है, इसके अलावा इंश्योरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, बिकॉज जब भी कोई एक्सीडेंट होता है या फिर जब कोई लाइफ थ्रेट होती है या फिर किसी की डेथ होती है, तो अगर लो इनकम ब्रैकेट में आने वाले लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा सेविंग्स नहीं कर रखी है, तो उनके डेथ के बाद वो पूरा बर्डन उनके फैमिली मेम्बर्स पे आता है। तो अगर उनके नाम पे कोई इंश्योरेंस स्कीम है पहले से, तो घर वालों का काम थोड़ा आसान हो जाता है। नो डाउट जो पर्सन का लॉस है, जो मतलब इंडिविजुअल लॉस है, उसको कोई भी गवर्नमेंट या फिर कोई भी एंटिटी वो उसको रिकवर नहीं कर सकती, लेकिन जो मॉनेटरी नीड्स हैं किसी भी वर्किंग मेंबर जो कि फैमिली का है किसी भी की, तो किसी भी वर्किंग मेंबर ऑफ द फैमिली के जाने के बाद जो इमीडिएट मॉनेटरी नीड्स हैं तो वो कम से कम थोड़ी फुलफिल हो जाती हैं। तो इंश्योरेंस का इसकी अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है। तो इसी तरह पेंशन हो गया, इंश्योरेंस है, ये सारे बेनिफिट्स ऐसे हैं जो कि सोशल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर उनके नाम पे अकाउंट ही नहीं है तो फिर ये फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड नहीं की जा सकती, क्योंकि आजकल आपको पता है सारा सिस्टम वो ऑनलाइन हो चुका है। डेटाबेस में उन्हीं के नाम एंड डिटेल्स रहते हैं जो कि किसी ना किसी फॉर्म में डिजिटल सिस्टम से जुड़े हुए हैं। तो अगर किसी का अकाउंट नहीं है मतलब वो पूरे फिनेंशियल सिस्टम से बाहर है, उसको फिर किसी टाइप की सर्विस नहीं प्रोवाइड की जा सकती। तो इसमें सेकंड क्या था, सिक्योरिंग दी अनसिक्योर्ड। अब इसमें थर्ड है जिसको हम बोलते हैं फंडिंग दी अनफंडेड। फंडिंग दी अनफंडेड। अब इसका क्या रोल है, तो मान लो अकाउंट ओपन हो गया, तो अब गवर्नमेंट के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू किसी न किसी टाइप की मॉनेटरी बेनिफिट्स वो इनको प्रोवाइड, गवर्नमेंट उनको करती रहे प्रोवाइड। ठीक है, फीचर्स में जब हम फीचर्स देखेंगे डिटेल में तो वहाँ पे चीज़ें और भी क्लियर होंगी कि किस किस टाइप के बेनिफिट्स की हम बात कर रहे हैं। लेकिन जो इसके बेसिक 3 पिलर्स हैं, टेनेट्स हैं, वो ये है कि बैंकिंग दी अनबैंक्ड क्योंकि उनका पहले अकाउंट नहीं था, सिक्योरिंग दी अनसिक्योर्ड क्योंकि एक बार अकाउंट खुल गया तभी उनको इंश्योरेंस, उसके बाद पेंशन, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं। लास्ट में है क्या इसमें, फंडिंग दी अनफंडेड, तो डीबीटी हो या फिर किसी और टाइप की इंस्ट्रूमेंट हो वो यहीं से प्रोवाइड की जा सकती है उनको। ओके, अब आते हैं इसके फीचर्स पे। अब हम डिटेल में देखेंगे क्या क्या है। तो सबसे पहला तो ये कि इसमें डिपॉजिट की कोई, जैसे अगर आपके पास कोई प्राइवेट बैंक का अकाउंट हो तो बहुत जगह ये कंडीशन होती है कि अगर आपके पास मिनिमम डिपॉजिट 10,000 है या फिर आप ये मेंटेन करना चाहते हैं तभी आपका अकाउंट खुलेगा। अकाउंट्स के कुछ वेरिएंट्स ऐसे भी हैं जिसमें मिनिमम डिपॉजिट की लिमिट वो काफ़ी हाई होती है, 25 हो सकती है, 1 लाख हो सकती है। ठीक है, 25,000 या फिर 1 लाख या फिर कोई भी अमाउंट हो, लेकिन बहुत सारे केसेस में ये 10,000 से ज़्यादा होता है।
तो किसी रूरल एरिया में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतना हैवी अमाउंट के साथ कोई अपना अकाउंट ओपन करेगा। ऐसे लोग होंगे लेकिन बहुत कम होंगे। जो पब्लिक सेक्टर के बैंक्स है उसमें ये लिमिट थोड़ी सी कम है कि जैसे रूरल एरिया है तो वहाँ पे 2,500 से भी अकाउंट खुल जाता है एंड इतना ही आपको मेंटेन करके रखना है। लेकिन फिर भी बहुत सारे केसेस में ये 2,500 का अमाउंट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। किसी अगर हम बात करें इंडिविजुअल्स की तो उनके केस में ये अमाउंट भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ये इमेजिन किया गया कि हम कोई ऐसा बैंक अकाउंट लेके आए जिसमें कि मिनिमम डिपॉजिट का कोई रोल हो ही ना, सो दैट जितनी भी नीड है उस समय विड्रॉ कर सकें एंड जब उनके पास सेविंग्स होगी तो वापस इसको बैंक में अकाउंट में अपने डाल सकें। तो सबसे पहला फीचर इसका हो गया कि इसमें कोई डिपॉजिट की मिनिमम डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट है कि जो हमारा इंडिजिनस डेबिट कार्ड नेटवर्क है जिसको हम रुपे बोलते हैं, रुपे कार्ड, तो उसको भी इसके थ्रू प्रमोट किया गया एंड ये बात हर अकाउंट होल्डर्स को बताई गई कि अगर आप रुपे कार्ड भी अपने नाम पे इशू कराते हो, जो कि बाय द वे फ्री ऑफ कॉस्ट था, क्योंकि अगर आप मास्टर कार्ड वीज़ा की बात करो तो आपने नोटिस किया होगा कि हर साल आपके अकाउंट से कुछ ना कुछ अमाउंट वो डिडक्ट होता है, जो हो सकता है 250 हो, किसी किसी केस में थोड़ा ज़्यादा होता है, डिपेंड करता है कि किस टाइप का या किस वेरिएंट का आपका कार्ड है। लेकिन आप मास्टर कार्ड वीज़ा की बात करो तो कुछ अमाउंट आपके अकाउंट से कटेगा हर साल। ये आपके कार्ड का चार्ज है जो कि कार्ड को मेंटेन करने के लिए बैंक आपसे लेती है। तो ऐसे ऐसे करके जितने भी सर्विसेज हैं अलग अलग, तो सबके लिए आपका बैंक आपको चार्ज करता है। लेकिन रुपे कार्ड में, जो कि जनधन अकाउंट के थ्रू ऐसे हुआ है, लिया गया है, तो उसमें कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नो डेबिट कार्ड चार्जेज। और यहाँ पे आप ध्यान रखना कि ये यहाँ पे सिर्फ रुपे कार्ड मिलता है। ये रीज़न है एक कि मास्टर कार्ड और वीज़ा, ये दोनों कार्ड नेटवर्क्स ने बहुत बार ग्लोबल फोरम्स पे जाके कंप्लेन की है कि इंडियन गवर्नमेंट की वजह से उनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ठीक है, और रुपे कार्ड बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, इसकी मार्केट शेयर बहुत रैपिडली बढ़ी। ठीक है, तो अगर मान लो कि प्राइवेट प्लेयर्स compete कर रहे हैं किसी भी मार्केट में एंड वहाँ पे गवर्नमेंट बैक्ड कोई ऐसे कार्ड नेटवर्क आ रहा है, तो उसकी वजह से प्राइवेट कंपनीज को भी बहुत लॉस होता है। ठीक है, ये पॉइंट उनका था मास्टर कार्ड और वीज़ा का, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको प्रमोट करना चालू रखा एंड अब ऐसा है कि रुपए का मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अभी एग्जैक्ट डेटा क्या है मुझे याद नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपको टॉप 2 में मिलेगा ही हमेशा। ठीक है, एंड यहाँ पे सिर्फ कार्ड प्रोवाइड करने की बात नहीं हो रही, कार्ड तो है ही, उसके साथ साथ कार्ड से लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम्स भी हैं। जैसे जब ये स्कीम लॉन्च हुआ था तो उस समय लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो वो थी 30,000, और अगर हम एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की बात करें तो वो था 1 लाख। लेकिन ये बात है कब की, जब ये लॉन्च हुआ था। टिल 2018 जब इस स्कीम को 4 साल पूरे हुए, कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि एक्सीडेंटल जो इंश्योरेंस है उसको बढ़ा के कर दिया गया 2 लाख। तो अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है अभी कि अभी रिसेंटली एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कितना प्रोवाइड की जाती है, तो उसका आंसर है 2 लाख। तो ये आप फैक्ट को याद रखना कि ये 1 लाख से बढ़ा के 2 लाख कर दिया गया है। एंड ये उन अकाउंट्स के लिए है जो कि 2018 में अगस्त के बाद खुले हैं, 28 अगस्त के बाद खुले हैं। ठीक है, तो अगस्त 2018 के बाद जितने अकाउंट्स खुले हैं उसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो मिलता है वो 2 लाख मिलता है। लाइफ इंश्योरेंस वो अभी इतना ही है, इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। मैंने सर्च करने की कोशिश की लेकिन कुछ उसमें मुझे ऐसे मिला नहीं, तो आप एक बार खुद से देख लेना। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें फिर ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी होती है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट जो था पहले वो शुरू में 5,000 था, उसको बढ़ा के कर दिया गया, अगेन 2018 में इसको बढ़ा के कर दिया गया 10,000।
लेकिन ये अनकंडीशनल नहीं है, मतलब सबको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी बस उनको मिलेगी जिनका अकाउंट एक्टिव हो एंड जिसमें ट्रांजैक्शंस हुए हो विद इन द लास्ट 6 मंथ्स, ये वहाँ पे कंडीशन है। अब वो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितने होने चाहिए ये बैंक के पास इसका डिस्क्रिप्शन है, बट नॉर्मली ऐसा होता है कि आप में अगर थोड़े बहुत ट्रांजैक्शंस हुए हो तो फिर वहाँ से काम इसका चल जाता है, ठीक है। अच्छा, वैसे अकाउंट जो कि 2 साल में यूज ही नहीं हुए हैं अंडर जनधन योजना, तो उन अकाउंट को माना जाता है कि फिर वो डिफंक्ट हो चुके हैं या फिर वो नॉन फंक्शनल अकाउंट्स हैं। तो उसकी लिमिट क्या है? वैसे अकाउंट्स जिसमें कि 2 साल के भीतर कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये आप याद रखना। अब यहाँ पे एक कंडीशन है इसमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी में, वो ये जो कि मैंने आपको बता दिया कि विद इन 6 मंथ्स ट्रांजैक्शंस उसमें सफिशिएंट नंबर के होने चाहिए। दूसरा, अप टू 2000 का ओवरड्राफ्ट ऐसा है जिसके लिए किसी कंडीशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको लिख लेना कि नो कंडीशन फॉर ओडी अप टू 2000। अच्छा, इसमें भी पहले एक कंडीशन हुआ करती थी कि जिनकी एज अप टू 60 ईयर्स है वही ये वाली बेनिफिट का फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। ये वाले कि उनको 2000 की अनकंडीशनल ओडी मिल जाएगी, लेकिन इस एज लिमिट को बढ़ा के अब 65 कर दिया गया है, ठीक है। इस एज लिमिट को बढ़ा के अब 65 कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद अब हम बात करेंगे कुछ रीसेंट फैक्ट्स की, ठीक है। तो उसके लिए हम चलते हैं पहली वाली स्लाइड पे, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि किस न्यूज़ की वजह से किस डेवलपमेंट्स की वजह से ये न्यूज़ में था। तो सबसे पहला कि इसके 9 ईयर्स कंप्लीट हुए, राइट। एंड आपको मैंने बहुत बार बताया है कि जब भी किसी स्कीम का एग्ज़ाम से पहले आप ऐसे सोच के देखो कि ये कॉमन सेंस है कि हर स्कीम की एनिवर्सरी हर साल होगी, राइट। तो एनिवर्सरी से मतलब नहीं होता, लेकिन एग्ज़ाम के जस्ट पहले, एग्ज़ाम के सपोज 2 या 3 महीने पहले जितने भी स्कीम्स ने अपनी एनिवर्सरीज कंप्लीट की है, आपको वो बहुत ध्यान से देखना है। और ख़ासकर तब जब कोई ऐसी स्कीम हो जिसको कि गवर्नमेंट बहुत बढ़ा चढ़ा के ऐसे उसको शो करती है एंड उसके बारे में आर्टिकल्स भी बहुत ज़्यादा लिखे जाते हैं। तो ये तो फिर भी फ्लैगशिप स्कीम्स है और फिनेंशियल इंक्लूजन में इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जब ये आया था, इस स्कीम का नाम ऐसे इंग्लिश में आपको मिलेगा नेशनल मिशन ऑन फिनेंशियल इंक्लूजन, ऐसा इसको पहले बोला जाता था, बट इसका नेम एक्चुअली में है प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है। तो फिनेंशियल इंक्लूजन के पॉइंट से ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है एंड अगर इसने अपने 9 ईयर्स कंप्लीट किए हैं तो ये आपको अच्छे से देखना होगा, इसीलिए हम फैक्ट्स के बारे में इतना डिटेल में जा रहे हैं। तो अब एक बार देखते हैं कि यहाँ पे लिख रखा है टोटल डिपॉजिट बैलेंस अंडर PMJDY अकाउंट्स स्टैंड एट ₹2,03,505 करोड़। अब ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर एग्जाम से पहले इस पे कोई आर्टिकल नहीं आई तो फिर ये आर्टिकल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर फैक्ट्स में रिवीजन नहीं हुए तो फिर यही फैक्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे एग्जाम तक। लेकिन अगर कोई आर्टिकल आता है तो हम उसको अपडेट करेंगे, आपको वो संपूर्ण या फिर PIB फाइल में मिल जाएगी एंड आप भी उसको खुद से देखते रहना PIB को। तो कोई भी अपडेट इसके ऊपर आती है फर्दर एंड उसमें ये डेटा चेंज होता है तो वो आपको याद रखना है। तो 2 लाख करोड़, अगर हम एग्जैक्टली बोले तो 2,03,505 करोड़ इतना इसका टोटल डिपॉजिट अभी तक है। उसके बाद ये आप स्किप कर सकते हो। अब यहाँ पे देखना कि जो टोटल अकाउंट्स हैं और ये अकाउंट मोर देन 50 करोड़ हो चुके हैं। अगर हम सिर्फ अकाउंट्स की बात करें, नंबर ऑफ अकाउंट्स की, तो ये हो चुका है मोर देन 50 करोड़, यानी 50 करोड़ लोगों के अकाउंट अब इसमें जनधन योजना के थ्रू खुल चुके हैं। उसके बाद एक और फैक्ट है यहाँ पे कि जितने भी अकाउंट्स हैं उसका 56% ओनरशिप वो फीमेल अकाउंट होल्डर्स के पास है। तो मतलब कि विमेन एम्पावरमेंट को फिनेंशियल इंक्लूजन के साथ अगर आपको जोड़ना हो तो ये स्कीम उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप उसको आराम से कर सकते हो,
ठीक है, तो 56% इसमें अकाउंट होल्डर्स वो विमेन है। उसके बाद जो 67% अकाउंट्स हैं जो कि ओपन हुए हैं थ्रू दिस स्कीम, वो या तो रूरल या फिर सेमी रूरल एरिया से आते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है कि इस स्कीम का जो पर्पस था, क्योंकि आप शहरों में देखोगे कि मोस्टली सबके पास अपना अकाउंट होता है, एंड अगर सबके पास नहीं भी है तो कोई ऐसा इंडिविजुअल जिसका खुद का अकाउंट नहीं है, उसके फैमिली में किसी ना किसी का अकाउंट होता ही है। मैं ये बात कर रहा हूँ अर्बन एरियाज़ की। बहुत कम ही ऐसे आपको फैमिली मिलेगी अर्बन एरियाज़ में जिसके कि किसी फैमिली मेम्बर के पास अपना अकाउंट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अगर 67% अकाउंट होल्डर्स वो रूरल और सेमी अर्बन एरिया से आते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जिस ऑब्जेक्टिव के साथ इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, वो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मीट होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये वाला डेटा भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज कि मैं मेंस की बात कर रहा हूँ, प्रीलिम्स में थोड़े से आसान क्वेश्चन रहते हैं, आई मीन बहुत ज़्यादा आसान नहीं, लेकिन अगर हम मेंस से कंपेयर करें तो थोड़े आसान क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन अगर आप मेंस में देखो तो वहाँ पे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आता है, राइट। तो वहाँ पे इस आर्टिकल से पैसेज उठा के पूछ सकते हैं आपसे, ये सारे डेटा पॉइंट्स वहाँ से गायब होंगे, एंड क्वेश्चंस में जो 4-5 क्वेश्चंस होंगे पैसेज पे, वहाँ पे आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये नंबर कितना है। तो इसलिए ये सारे फैक्ट्स आपको बहुत ध्यान से देखने हैं। उसके बाद जो टोटल रुपए कार्ड्स हैं, जो मैंने बताया था कि इंडिजिनस जो हमारा पेमेंट नेटवर्क है, कार्ड नेटवर्क है रादर, वो है रुपए कार्ड। तो उसको इस स्कीम के थ्रू प्रमोट किया गया, एंड जो टोटल कार्ड्स इशू हुए हैं वो अराउंड 34 करोड़ कार्ड्स इशू हो चुके हैं। तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। उसके बाद ये बात हम यहाँ पे कर चुके हैं कि 9 ईयर्स इसके कंप्लीट हो गए। ये लॉन्च कब हुआ था? 2014 में। तो आई थिंक ये सब आपको अब याद होगा अच्छे से। ओके, यहाँ पे आउटले बजट मैंने लिखा है जानबूझ के। वैसे हम हर स्कीम में कवर करते हैं कि उस साल का, आई मीन इस फिजिकल ईयर का बजट क्या है उस पर्टिकुलर स्कीम के लिए, और उसका टोटल आउटले कितना है, ये भी हम इसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन इस स्कीम का कोई आउटले नहीं है, कोई बजट नहीं है। इसका पर्पस सिर्फ ये है कि अकाउंट्स ओपन करने हैं, एंड अकाउंट्स ओपन होते ही जो जितने भी बेनिफिट्स हैं वो ऑटोमेटिकली प्रोवाइड की जाती हैं। तो इसका कोई पार्टिकुलर बजट नहीं रखा गया है। इस स्कीम का पर्पस बस ये था कि लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाए, सो दैट जितने बाकी के स्कीम्स हैं उसका फ़ायदा लोगों को मिल पाए। जैसे आप ऐसे याद रखो कि एक है स्कीम पीएम किसान, जिसमें कि डीबीटी के थ्रू गवर्नमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है फार्मर्स को। अब उसमें 6000 का अमाउंट होता है जो कि साल भर में 3 इंस्टॉलमेंट्स में, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में प्रोवाइड किया जाता है। अब अगर हम बात डीबीटी की कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके लिए अकाउंट होना मस्ट है। तो इसलिए इस स्कीम का रोल बाकी स्कीम्स अपने अच्छे से इंप्लीमेंट हो पाए, तो उसके लिए इस स्कीम का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसलिए इसका अलग से कोई बजट नहीं है। ठीक है, तो ये आप याद रखना कि इसका कोई आउटले या फिर बजट नहीं है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। अब आप देखना, जो पहला स्टेटमेंट है कि इट वाज लॉन्च्ड इन 2014। फिर है द स्कीम ऑफर्स इंश्योरेंस थ्रू वेरियस कार्ड नेटवर्क्स। द एज लिमिट टू अवेल ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी विदाउट एनी कंडीशन हैज बीन एक्सटेंडेड टू 65 ईयर्स। अब इस तीनों स्टेटमेंट में आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है इसमें। ठीक है, तीनों में बताना है कि करेक्ट कौन सा है। तो इसका जो भी आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं वहाँ पे देख के एंड जिसके भी आंसर्स आते हैं बता दूंगा वहाँ पे कि सही है या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।